गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर लाइट। लाइट के अंदर हमने देख लिया था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल लेंस, कर्व मिरर्स, कर्व लेंस, और हमने देखा था कुछ बेसिक फिनोमेना रिलेटेड टू द लाइट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, किस तरह से लाइट जो है वो ड्युअलिटी को शो करती है। ये सारी चीजें हम जो है वो लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। आज हम फिर से एक बार देख लेते हैं रिफ्लेक्शन और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन से। रिफ्लेक्शन से पहले देख लीजिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, जब भी किसी सरफेस के अंदर कोई ऑपेक सरफेस हो, उस सरफेस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट कराए और वही लाइट रे वापस उसी मीडियम में चली जाए। ये हो गया हमारा मीडियम नंबर 1, ये हो गया मीडियम 2। मीडियम 1 से लाइट रे इंसिडेंट कराई, मीडियम 2 की सरफेस पे स्ट्राइक की और स्ट्राइक करके वापस ही ये उसी मीडियम में चली गई। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस क्या है? सरफेस मस्ट बी ओपेक। ये जो सरफेस ये ओपेक होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट होगी तो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट ना होकर के रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये होनी चाहिए हमारी ओपेक। दूसरा, इसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा, ये सरफेस जो है वो स्मूथ होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिंग टाइप की इसमें स्मूथनेस होनी चाहिए। स्मूथनेस, जितनी ज्यादा स्मूथनेस होगी, जितनी ज्यादा इसमें शाइनेस होगी, जितनी ज्यादा शाइनिंग होगी, उतनी ज्यादा इसमें रिफ्लेक्शन होगा, अच्छे से होगा। और जिस पॉइंट पे हमारी लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द सेकेंड मीडियम अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। इसी को हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सेकेंड मीडियम एट वेयर द लाइट रे इज इंसिडेंट। तो जहां पे हमारी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ये नॉर्मल हो गया 90 डिग्री, उसी को हम कहते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर को। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जिस एंगल पे हमारी लाइट रे जो है इंसिडेंट होती है, उसी एंगल पे लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट होती है। अगर ये थीटा है तो मान लीजिए ये भी आपका थीटा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हमारी सरफेस जो है वो वर्टिकल ना होकर के अगर हॉरिजॉन्टल है, मिरर ले लो, मेटल शीट ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये इस तरह से ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ये हो जाएगी हमारा नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा। अब इसमें तीनों की तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों की तीनों एक ही मीडियम में होता है। ये हो गया हमारा मीडियम 1, जिससे इंसिडेंट हुआ था उसी में रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे जा रही है, और नॉर्मल भी उसी मीडियम में। क्लियर हुआ कंसेप्ट रिफ्लेक्शन का? बढ़े आगे। यस सर। चलिए अब देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि लाइट रे जो है वो हमारे डिफरेंट मीडियम्स में ट्रैवल करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए लाइट रे जो है वो एयर से ट्रैवल हो रही है, एयर से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि इन दोनों की डेंसिटी जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। ये दूसरा मीडियम है, अब कौन सा मीडियम होगा उसकी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल ये देखिए कि दोनों मीडियम की जो डेंसिटी है, मीडियम 1 और मीडियम 2 की डेंसिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि बोथ मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट। पहली कंडीशन है डेंसिटी मस्ट बी डिफरेंट। सेकेंड, both the medium must be transparent and homogeneous. Both the medium
मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा? ओपेक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर, ग्लास, ये सारे के सारे हमारे जो मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट होता है। एयर, ये सारे मीडियम जो है वो हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ कि अगर एयर से लाइट रे ट्रेवल कर रही तो ये एयर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एयर के अंदर अपन ने कुछ और चीज मिक्सअप कर दी, या वाटर है तो वाटर के अंदर हमने कुछ और पार्ट जो है वो एडअप कर दिया। ये अगर वाटर है तो वाटर ही होना चाहिए। अगर ये ग्लास स्लेब है तो ये ग्लास स्लेब ही होना चाहिए, ग्लास ही होना चाहिए। ठीक है, होमोजेनियस, उसी के एटम्स, उसी के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो ये होता है हमारी दो कंडीशंस। पहली हो गई दे मस्ट हैव डिफरेंट डेंसिटी, दोनों मीडियम जो है वो डिफरेंट डेंसिटी के होने चाहिए, और दोनों की दोनों जो मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस होने चाहिए। क्लियर है? अब क्या होता है कि जो लाइट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, अपॉन द मीडियम। मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट रे हमारी एयर में ट्रैवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी, अगर ये ग्लास में ट्रैवल करेगी तो इसकी वेलोसिटी अलग होगी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड्स ऑन द मीडियम, कि किस मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है उस पर डिपेंड करती है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट कौन से मीडियम में होती है? दीपक, आप प्रेजेंट है ना लास्ट क्लास में? यस सर। मैक्सिमम वेलोसिटी कौन से मीडियम में होती है लाइट की? वैक्यूम और एयर। वैक्यूम और एयर। सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में, उसके बाद होती है एयर में। सर हाँ, होमोजेनियस क्यों बोल रहे हैं आप बार-बार? होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि भाई मान लो ये ग्लास का पैनल है तो ये ग्लास का ही होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि भाई ये ग्लास हो गया, इसमें यहाँ पे बीच में एक मेटल की स्लीट डाल दी, या ये ग्लास का हो गया इसके ऊपर अपन ने कोई और कोटिंग कर दी। नहीं, ये ग्लास है तो ग्लास होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब है कि उसी सेम मटेरियल का होना चाहिए ये। इसके अंदर ऐसा नहीं कि ग्लास के साथ मेटल मिला दिया, ग्लास के साथ प्लास्टिक या कुछ और एलिमेंट मिला दिया, तो वो प्रॉपर रिफ्रैक्शन को शो नहीं करेगा। ठीक है, एयर है तो एयर ही होनी चाहिए, पूरा मीडियम जो है वो एयर होना चाहिए। ये भी एयर है, पूरा एयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां तक एयर है, यहां तक कुछ और है, फिर कुछ और है, नहीं। पूरा मीडियम जो होमोजेनियस होना चाहिए, सेम एटम सेम मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ठीक है, यस सर। चलिए, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है लाइट की वैक्यूम या फिर एयर के अंदर। फिर जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती है। डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है हमारा टॉप रोड, ठीक है। दूसरा रास्ता है हमारा अजमेरी गेट के आसपास वाला जो एरिया है, जो पुराना जयपुर है। और तीसरा है हमारा हाईवे, नेशनल हाईवे। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा आप गाड़ी कौन से रोड पे स्पीड से चला सकते हो? मैक्सिमम स्पीड आप कौन से रोड पे ले सकते हो? हाईवे पे, टॉप रोड पे या अजमेरी गेट पे? बताइए। बताइए व्हीकल जो है वो कौन से रोड पे ज्यादा फास्ट चलता है? कहां पे स्पीड ज्यादा होती है गाड़ियों की? हाईवे पे, टॉप रोड वाले रोड पे या अजमेरी गेट पे? हाईवे पे। उससे कम होती है टॉप रोड पे और उससे कम स्पीड होती है हमारी अजमेरी गेट पे। उसका रीजन क्या है? डेंसिटी। हाईवे पे डेंसिटी कम होती है, व्हीकल्स दूर दूर चलते हैं, कम व्हीकल्स होते हैं, तो हमें इजीली जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। ये हाईवे है तो हाईवे में हमारे कुछ कम व्हीकल्स होते हैं और रास्ते जो है वो चौड़े होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो यहाँ से हम इजीली निकल जाते हैं। स्पीड हम ज्यादा रह करके निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी क्या है? कम है। टॉप रोड पे आएंगे तो थोड़ी सी डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो आपको निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स की डेंसिटी ज्यादा है। आप चले गए अजमेरी गेट वाले रास्ते पे, गाड़ियां ही गाड़ियां, वहां पे निकलने में आपको और ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा ऑब्स्टेकल है, और ज्यादा वहां पे डेंसिटी है, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो और कम हो जाएगी। यही चीज होती है हमारी लाइट के साथ में कि अगर आपके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, डेंसिटी आपकी कम है,
तो वहां से लाइट रे जो वो इजीली पास हो जाएगी, और जैसी डेंसिटी ज्यादा होगी तो लाइट रे को पास होने में थोड़ी दिक्कत होगी और उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। यस सर। तो देखिए लाइट रे जानी कहां पे चाहिए थी, लाइट रे इस रास्ते पे जानी चाहिए थी। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे यहां पे चली जाती, लेकिन जैसे ही ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस हो गया लाइट रे जो है वो हमारी बेंड हो जाएगी। लाइट रे इस रास्ते पे ना जाकर के इस रास्ते पे जाएगी, हल्की सी बेंड हो जाएगी, और फिर वापस से जब ये ग्लास से एयर में जाएगी तो इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ जाएगी। तो ये फिर लाइट रे जो है वो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे जाएगी। तो जो डॉटेड लाइन है वो बता रहा है कि पाथ शुड बी दिस वन, बट पाथ फॉलो कौन सा हो रहा है, जो लाइन हमने बोल्ड जो बना रखी, कंटिन्यूस लाइट रे बना रखी। तो लाइट रे जानी कहां चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी। जैसे ग्लास ले आया लाइट रे बेंड हो गई, फिर वापस से ग्लास से एयर में आई तो लाइट रे फिर से बेंड हो गई। तो मतलब क्या हो रहा है कि लाइट रे जो है वो अपना पाथ चेंज कर रही है, अपने पाथ से बेंड हो रही है। So whenever there is light ray incident from one homogeneous transparent medium to another homogeneous transparent medium, then light starts to bend from its path. This is called the refraction of light. Due to light follows the different velocity in different medium. Clear हुआ definition? Refraction की definition clear है? फिर से repeat करें एक बार। हाँ, नीचे की तरफ क्यों बैंड हुई? नीचे की तरफ ही बेंड क्यों हुई, क्योंकि हमने इंसिडेंट यहां से कराई थी, इंसिडेंट यहां से कराई थी। अगर आपको चलो नीचे की तरफ बेंड नहीं करना है, ऊपर की तरफ करना है, ये लो लाइट रे को यहां से इंसिडेंट करा दो, लाइट रे को यहां से इंसिडेंट। ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब वो नीचे की तरफ आप ये कहना चाह रहे कि ये जो लाइट रे वो इधर क्यों नहीं बेंड हुई, ये कहना चाह रहे ना आप, इधर भी तो बेंड हो सकती थी, इस पाथ से इस तरफ बेंड क्यों हुई। चलिए इसको भी अभी क्लियर करते हैं, इसको भी अभी क्लियर करते हैं। फिलहाल ये चीज समझिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइट रे हम यहीं से इंसिडेंट करेंगे और यहीं पे बेंड होगी। हम चाहे तो लाइट रे को नीचे से भी इंसिडेंट करा करके ऊपर की तरफ भेज सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल डेफिनेशन समझिए, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम वन homogeneous transparent medium to another homogeneous transparent medium, then light ray starts to bend from its path due to light follows the different velocity in different medium. This is called the refraction of light. Clear है? चलिए अब देखो लाइट रे जो है वो कब कहां पे बेंड होगी, कैसे बेंड होगी। भाई लाइट रे नीचे की तरफ भी बेंड क्यों, ऊपर की तरफ बेंड क्यों नहीं हुई, इसका रीजन समझिए। यहां पे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल लाइंस को। जब भी लाइट रे आपकी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे स्ट्राइक करेगी तो वहां पे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो देखिए पहला मीडियम था हमारा एयर, दूसरा मीडियम था ग्लास, तो ग्लास के रेस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कहलाएगी हमारी नॉर्मल N1 फर्स्ट नॉर्मल। सेकंड हमारी लाइट रे जो वो ग्लास से एयर में जा रही, ग्लास से एयर में जा रही, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे फिर से हम एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी N2 नॉर्मल। अब देखो क्या होता है, जब भी लाइट रे कंसेप्ट समझना कि कब जो लाइट रे वो नीचे की तरफ बेंड होगी, कब ऊपर की तरफ बेंड होगी। यहाँ पे देखो तो लाइट रे हमारी इस तरफ जानी चाहिए थी लेकिन नीचे की तरफ बेंड हो गई, यहाँ पे लाइट रे इस तरफ जानी चाहिए थी लेकिन ऊपर की तरफ बेंड हो गई, है कि नहीं। तो ऐसा कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, समझिएगा। तो जब भी लाइट रे हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करती है, एयर जो वो रेयर है इसकी डेंसिटी कम होती है, ग्लास जो वो डेंसर है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सो व्हेनेवर लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन लाइट रे स्टार्ट्स टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी, वेलोसिटी जो है वो कम होगी। अगर वेलोसिटी बढ़ती तो ये दूर चली जाती, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ी, वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी कम हुई, तो लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब लाइट रे जो है वो ग्लास से एयर में जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, डेंसर से रेयरर, तो वेलोसिटी जो है वो वापस से बढ़ेगी, डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो लाइट रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी इस वजह से लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जब लाइट रे हमारी डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो नॉर्मल से अवे मूव करेगी लाइट रे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये होता है हमारा बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पे कुछ एंगल्स की बात करते हैं। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट रे विथ नॉर्मल। लाइट रे इंसिडेंट कहां से हो रही है भाई? ये वाली है, यहीं से हो रही है, तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल। और लाइट रे जो हमारी रिफ्रैक्ट होती है उस रिफ्रैक्टेड लाइट रे का नॉर्मल के साथ में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर अगर हम यहां पे बात करें तो ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, फर्स्ट वाले केस में ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे, यही वाली लाइट रे एज ए इंसिडेंट की तरह काम करेगी आगे चल करके। अब यहाँ पे वापस से रिफ्रैक्शन होगा हमारा, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, दोनों की डेंसिटी अलग है, दोनों होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट है, तो फिर से वेलोसिटी चेंज होगी, लाइट रे जो है वो अपने पाथ से बेंड होगी, तो यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये लाइट रे जो है, जो पहले केस में रिफ्रैक्टेड लाइट रे की तरह काम कर रही थी, सेकेंड केस में यही लाइट रे एज ए इंसिडेंट लाइट रे की तरह काम करेगी। अब ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे हो गई, और ये वाली लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्टेड लाइट रे हो गई। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा हमारा I2, एंगल ऑफ इंसिडेंट, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो जाएगा हमारा R2, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? यस सर। तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस को समझते हैं कि ये जो इंसिडेंट एंगल है और ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, दैट साइन I अपॉन साइन R जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब जिस रेशो में आप लाइट रे को यहाँ पे चेंज करोगे, एंगल को यहां से अपने एंगल को बढ़ाओगे, तो उसी रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन दोनों का जो रेशो है, साइन का जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अच्छे से समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और भी एक डेफिनेशन है, उसे भी समझेंगे। फिलहाल साइन I अपॉन साइन R, एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी? कोई बता सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी? यहाँ पे इस फॉर्मूला से यूनिट लेस है। क्यों यूनिट लेस है? पहला रीजन तो ये है कि भाई साइन जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यूनिटलेस होता है। यहाँ पे भी साइन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये भी यूनिटलेस होता है, तो यूनिटलेस का रेशियो यूनिटलेस आएगा डेफिनेटली। दूसरा रीजन है दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो जो है वो भी हमारा यूनिटलेस होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। अब ये क्या बताता है वो हम देखेंगे आगे चल करके। फिलहाल रिफ्रैक्शन में किसी को कोई डाउट? नो सर। एक बार और देख लो, 2 मिनट ले लो, समझ लो चीज को। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, वापस से बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़े आगे। यस सर। अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और अच्छे से समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई जगह बुक्स में
एन की फॉर्म में भी दिखाया जाता है, कई जगह म्यू की फॉर्म में भी दिखाया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर एन लिखा रहता है n12 या n21 तो वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। μ12 या μ21 भी अगर कहीं लिख रहता है तो वो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, क्या बताता है? तो देखिए सेकंड डेफिनेशन होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। ये एक्चुअल में क्या बताता है? हमें वेलोसिटीज का रेशियो बताता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला देखते हैं, n12 n21 का मतलब समझते हैं। जैसे लाइट रे जो है वो हमारी कहां से इंसिडेंट हो रही है? एयर से इंसिडेंट हो रही है, और कहां पे जा रही है? ग्लास में जा रही है। तो हम यहां पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। स्टार्ट कहां से हो रही है? एयर से। खत्म कहां हो रही है? ग्लास पे। तो एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का, ठीक है, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो यहां पे लिखेंगे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर with respect to velocity of light in glass. This is called the refractive index. यहां से भी अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो भी यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी। कैसे? वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, नीचे भी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा यूनिट लेस आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा यूनिट लेस आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में हमें क्या बताता है? इट शोज अस द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, कि एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है वो कितनी कम या कितनी ज्यादा होगी। अब मान लीजिए सेकंड वाले केस की बात करें, तो सेकंड वाले केस के अंदर लाइट रे कहां से जा रही है? ग्लास से एयर में जा रही है। तो यहां पे हम लिखेंगे एन एयर ग्लास, ग्लास से एयर में जा रही है, तो एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वेलोसिटी ऑफ, पहले कौन से मीडियम में है? ग्लास से, ग्लास से एयर में जा रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो ये जाएगा हमारा NAG, NGA और NAG। अब इन दोनों में अगर रिलेशन निकाले तो क्या हम लिख सकते हैं कि NGA इज इक्वल टू 1/n AG। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। भाई इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, 1/, में लिख दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो क्या मेरे पास NGA आ जाएगा? NAG NGA। एग्री कर पा रहे हो? क्लियर हुआ ये? यस सर। बड़े आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर है सबको? यस सर। चलिए अब समझते हैं कुछ एप्लीकेशंस, रिफ्रैक्शन की कुछ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 1 क्या कहती है कि जब भी हम पानी भरते हैं ग्लास के अंदर और इसके अंदर अगर हम पेंसिल को डिप करते हैं, पेंसिल या पेन को डिप करते हैं, तो एक्चुअल में तो पेन कैसा होना चाहिए? है तो स्ट्रेट, पेन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा दिखता नहीं है। हमें कैसा दिखता है? हमें दिखता है कि पेन जो है वो बेंड हो गया, पेन जो है वो बेंड हो गया, ऐसा ही दिखता है, टेढ़ा सा, हल्का सा टिल्टेड। जहां से पानी में डूबा होता है वहां से टेढ़ा दिखता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। सेकेंड एप्लीकेशन, और कहां पे देखा हमने रिफ्रैक्शन को? सेकेंड एप्लीकेशन, ये प्यारी सी हमारी धरती माता, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं। सनराइज और सनसेट से पहले, सनराइज और सनसेट से पहले, भाई सनराइज हो रहा है, सन यहाँ पे है, ठीक है। अभी सन एक्चुअल में अगर रियल बात करें तो सन जो वो यहाँ पे है, लेकिन हमें कहां दिखेगा? सन यहाँ पे दिखेगा। तो सनराइज से 2 या 3 मिनट पहले हमें सन विजिबल हो जाता है, बाय ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे हुआ सर? यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ कि जब भी हम अर्थ की सरफेस से बाहर की तरफ बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम मूव अवे फ्रॉम द सरफेस, एयर की जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर में वो डिक्रीज होती जाती है ना। क्वेश्चन अकर्स, अभी क्या कहा हमने, फिर से समझिए। ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है। ये क्या? एटमॉस्फेयर है एयर का, है ना।
नाइट्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाते हैं 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर, जैसे जैसे सरफेस से दूर जाते हैं एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है, एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दीपक। तो क्वेश्चन ये है कि कौशिकी और प्रियांशु बताइए ऐसा क्यों, ऐसा होता है, ये मैं कह रहा हूं, जस्टिफाई करूंगा अभी। अभी ये समझिए कि ये फैक्ट है कि यहाँ पे जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से मूव अवे होंगे, जैसे जैसे सरफेस से दूर जाएंगे एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी ना। क्वेश्चन अगर कि ऐसा क्यों, बताइए ऐसा क्यों, हमने डिस्कस किया है पहले क्लास। क्यों? वेरी गुड। जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स पे। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है उन पे फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो वो दूर दूर हो जाएंगे। हमने यही तो पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, हमने क्या पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, हमने यही तो पढ़ा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो वो स्टेट डेंस होती है, और जब फोर्स कम लगता है तो वो रेयर स्टेट होती है, उसकी डेंसिटी रेयर हो जाती है। पढ़ा है हमने केमिस्ट्री में, और हर जगह डे टू डे लाइफ में भी हमने देखा है कि जब हम किसी पे कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, फोर्स बढ़ा देंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा प्यारा सा हर किसी के घर में पाया जाने वाला गैस का सिलेंडर। अब इस गैस के सिलेंडर पे लिखा होता है हमारा एलपीजी, सबको पता है एलपीजी, एलपीजी होता है, ये एलपीजी होता है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब देखो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अब ये लिक्विड भी और गैस भी है भाई। जब हम गैस चलाते हैं तो गैस निकलती है और इसको बोल रहे हैं हम लिक्विड है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हाँ क्या कह रहे हैं आप, लिक्विड को इतना कंप्रेस कर देते कि वो गैस बन जाए। फिर से सोचिए अपने वर्ड्स को, क्या कहा गया आपने, फिर से सोचिए। सोचो सोचो सोचो, क्या कहा अभी आपने, लिक्विड को इतना कंप्रेस कर देते हैं कि वो गैस बन जाता है। अगर इसको मूव करते तब तो कुछ हिलता तो है लिक्विड जैसा। चीज समझिए, देखिए जब हम लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो वो गैस नहीं बनेगा, पहली चीज। जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा। आ रहा हूं, जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो क्या बनेगा, हमारा लिक्विड बनेगा। हाँ, जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड बनेगा। क्यों? क्योंकि गैस के क्या है, मॉलिक्यूल्स एटम जो है वो दूर दूर है। जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो वो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एलपीजी में भी होता ही है, अंदर क्या होती है हमारी, गैस भरी जाती है, गैस भरी जाती है। भरते क्या है, गैस है, लेकिन उसको इतना ज्यादा प्रेशर पे भरते, इतना ज्यादा प्रेशर पे भरते कि वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके मॉलिक्यूल्स इतने पास पास आ जाते हैं कि वो लिक्विड क्रिएट हो जाता है वहां पे। तो जब हम उसे हिलाते शेक करते हैं तो वो एज ए लिक्विड की तरह अंदर आवाज आती है। तो अंदर होता है क्या, लिक्विड होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो गैस है। हमने क्या भरी, गैस भरी है। तो गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो फोर्स बढ़ता है, फोर्स बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, एटम्स पास पास आते हैं, तो वो हमारा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज हमारी यहाँ पे भी होती है कि फोर्स अगर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, फोर्स अगर कम करोगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो डेंसिटी कम होगी। सो व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ देन द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर हाँ जी बोलिए। जब क्लास 11 में थे ना, हाँ थे। जब चैप्टर सेकंड में बुक में लिख रहा था ये पैरेलल मेथड के कारण भी होता है, सूरज का एग्जांपल दे रहा हूं। पैरेलल मेथड के कारण क्या होता है, जो सन होता है ना सर थोड़ा सा ऊपर दिखता है। नहीं नहीं नहीं, पैरेलल मेथड के कारण हम इसकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं।
और सन को ऊपर की तरह नहीं होता। देखो पैरेलैक्स मेथड और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रिफ्रैक्शन और पैरेलैक्स मेथड जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस। अब पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, देखो चीज समझना, पेन लो, सब अपने अपने हाथ में पेन लो, सामने की तरफ रखो, एक आंख बंद करो, बैकग्राउंड को एनालाइज करो, फिर जो बंद करी उसे ओपन करो, जो ओपन करी उसे बंद करो, ऐसे कंटिन्यूस करते रहो। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो रहा है, कभी इधर खिसक रहा है, कभी इधर खिसक रहा है। पेन स्ट्रेट है भाई, दीवार भी सामने ही है, हम भी स्ट्रेट है, हम भी रेस्ट पोजीशन पे है, पेन भी रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन जब हम एक आंख बंद करके दूसरी आंख खोलते हैं, फिर दूसरी खोल करके पहली बंद करते हैं, तो क्या होता है, बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। एक्चुअल में तो कुछ भी मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे, बैकग्राउंड दीवार है वो भी नहीं हिल रही है, वो भी रेस्ट पे, वो भी मोशन में नहीं है, पेन जो है वो भी रेस्ट पे है, हमारी जो फेस है वो भी रेस्ट पे है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट जो ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड मूव कर रहा है। इसे हम कहते हैं पैरेलैक्स, इसे हम कहते हैं पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स क्यों होता है, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहा है। पहले हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे थे तो लाइट रे ऐसे जा रही थी, तो बैकग्राउंड इधर दिख रहा था, फिर हमने इसे बंद किया, इसे ओपन किया, तो लाइट रे अब क्या हो रहा है, अब लाइट रे इधर से जा रही है तो बैकग्राउंड उधर का दिखेगा। तो दिस इज ड्यू टू चेंज इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इसे कहते हैं पैरेलैक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट? पैरेलैक्स और रिफ्रैक्शन अलग अलग चीज है। तो किसी चीज का बैकग्राउंड का चेंज होना ड्यू टू पैरेलैक्स, और किसी ऑब्जेक्ट का कहीं और विजिबल होना ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब ऐसा रिफ्रैक्शन भी क्यों होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन की कंडीशन ये है, लाइट रे मस्ट बी ट्रैवल फ्रॉम वन homogeneous transparent medium to another homogeneous transparent medium which has the different densities। अब यहाँ पे है तो एयर, ये भी एयर, ये भी एयर, ये भी एयर, लेकिन इनकी डेंसिटीज जो है वो अलग अलग है, डेंसिटीज जो है वो अलग अलग है। अब डेंसिटी अलग होगी तो क्या होगा, लाइट रे जो वो स्ट्रेट जानी चाहिए थी वो स्ट्रेट ना जा करके हमें हल्की सी बेंड हो जाएगी। अब जब लाइट रे बेंड होगी, अब रिफ्लेक्शन में होता है क्या, यही तो होता है, लाइट रे स्टार्ट्स टू बेंड फ्रॉम इट्स पाथ। तो लाइट रे जब बेंड होगी तो जब हम इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहां है, यहां पे दिखेगा, कहां पे, यहां पे। तो सन राइज होने से पहले ही हमें सन जो है वो 1-2 मिनट पहले विजिबल हो जाता है। व्हाई? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। अब डेंसिटी चेंज क्यों हो रही है, ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट? सारी चीजें इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। क्लियर है? यस सर। और यही चीज इसमें होती है हमारी, यही चीज हमारी सनसेट के टाइम पे भी होती है, यही चीज हमारी सनसेट के टाइम पे भी होती है। सनसेट हो चुका है, सन जो वो डूब चुके हैं, सूर्य भगवान सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें लाइट रे जो है वो बेंड होती हुई आएगी, बेंड होती हुई आएगी, तो सन हमें ऊपर की तरफ विजिबल होगा। तो मतलब ये हुआ, सन is visible before 2-3 minutes of the sunrise and sun is also visible after the sunset for the 2-3 minutes due to the refraction। क्लियर हुआ? सर फिर मून क्यों दिखता है? मून क्यों दिखता है, क्योंकि मून जो है वो हमारे पास है, बिल्कुल पास है। और मून के अंदर क्या होता है, देखिए सन राइज और सनसेट, चीज समझना, सन जो है वो खुद एक लाइट का सोर्स है। चीज समझना, सन जो है वो खुद हमारा एक लाइट सोर्स है, और मून जो है वो हमारा ग्लो करता है। क्यों? ड्यू टू द लाइट ऑफ द, भाई मून क्यों ग्लो करता है, ड्यू टू लाइट ऑफ सन, सन की लाइट से करता है ना। तो सन क्या है यहाँ पे, सन हमारा लाइट सोर्स है, सन क्या हमारा लाइट सोर्स है, तो इसलिए हम सन के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए हम सन के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है? और मून जो है, मून हमें रात को दिखता है भाई, मून जो है शाम को स्टार्ट होता है, रात तक हमें दिखता है और फिर वापस से गायब हो जाता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है कि सन कहां पे है, अर्थ कहां पे और मून कहां पे। उसमें फिर हमारा 3 जनों का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, सन से लाइट आएगी, मून से स्ट्राइक करेगी, मून से स्ट्राइक करके फिर रिफ्लेक्ट करके और हमारे पास आएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ से सन से डायरेक्ट लाइट रे हमारे पास आ रही थी, पहला केस। दूसरे में क्या हो रहा है, सन से लाइट रे जो मून पे जा रही है, मून से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास आ रही है, तब हमें मून जो है वो विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहां पे भी हाँ। नाउ अगर हम इसे इस तरह से समझे, तारे टिमटिमाते हैं, है ना, हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स जो ब्लिंक कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है। वो रिफ्लेक्शन के कारण क्यों होता है, क्योंकि हमारी डेंसिटीज अलग अलग है, तो लाइट रे हमारी जो है वो बेंड होगी तो हमें तारा जो वैसा लगेगा जैसे चिमचमा रहा है, कभी जल रहा है कभी बुझ रहा है, क्योंकि लाइट रे जो वो कंटिन्यूअसली अपना पाथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है।
क्लियर हुआ? यस सर। ओके चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और कोई डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा, क्लियर कर देंगे।